नमस्कार। मैं उमर अमन सेमवाल गोरखानी पार्ट सेकंड के साथ, गोरखानी यानी गोरखा शासनकाल पार्ट सेकंड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने नेपाल के छोटी छोटी रियासतों पर चर्चा की और किस प्रकार गोरखों ने अल्मोड़ा, भैरव, लंगूरगढ़ तक विजय प्राप्त की, इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आगे शुरू करते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद नेपाल की राजनीति में चौतरिया दल और थापा दल अधिक सक्रिय हो गए और इधर जो राजा रण बहादुर था उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की सोची। तो उसने क्या किया कि प्रभावशाली मंत्रियों को हटा दिया, जिससे दरबार में गुटबाजी हो गई। वो खासकर थापा दल का बड़ा विरोधी था, राजा रण बहादुर शाह। फलतः क्या हुआ कि उसके एक विश्वास पात्र सैनिक कहेंगे हम, जिसका नाम जो है प्रबल थापा था, और प्रबल थापा ने ही राजा बहादुर शाह को मरवाया उसने। और उसके बाद राजा रण बहादुर गद्दी संभाली, लेकिन रण बहादुर ने जो है दरबार में गुटबाजी करवा दी। तो थापा गुट ने क्या किया कि उसके नाबालिग पुत्र गिरवाण युद्ध विक्रम शाह को शासक बना दिया। यही गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, जिसको मैंने भैरव जी वाली वीडियो में, आनंद भैरव जी वाली वीडियो में जिसका जिक्र किया, बिल्कुल वही राजा था उस समय। गिरवाण युद्ध विक्रम शाह अलवयस्क राजा बना और चौतरियों का प्रभाव कम हो गया और थापा दल का बढ़ गया, क्योंकि थापा दल ने ही गिरवाण विक्रम शाह को राजा बनवाया था। इधर क्या हुआ, कुछ समय पश्चात जो राजा था दूसरा, मूल राजा रण बहादुर सिंह, वो स्वामी निर्गुणानंद के नाम से देशाटन पे चला गया और कुछ समय बाद फिर मंत्री उसको बुला के लाए और उसको पुनः राजा बना दिया और गिरवाण को फिर हटा दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि राजा तो फिर बन गया, निर्गुणानंद स्वामी से फिर राजा बन गया। अब उस राजा ने क्या किया कि उसने फिर अपने उत्पीड़न की नीति जारी रखी और उसने, कहते हैं कि एक लिस्ट बना रखी थी अपने दुश्मनों की जिनको उसने मरवाना था, लेकिन वो लिस्ट जो है उसके दुश्मन खेमे के हाथ में पड़ गई। और इससे पहले कि वो अपने दुश्मनों को मरवा सकता, तो शेर बहादुर नामक उसके ही एक सिपा सालार ने रण बहादुर की हत्या करवा दी और पुनः गिरवाण युद्ध विक्रम शाह को पुनः राजा बना दिया और थापा गुट फिर प्रभावशाली हो गया। अमर सिंह थापा जो है नेपाल की पश्चिमी सीमा, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल आते हैं, वहाँ के अभियान के लिए प्रमुख सेनापति नियुक्त किया गया और भीमसेन थापा को नेपाल दरबार में प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। चौथरिया बुमशाह, हस्तिदल युद्धवीर शाह तथा मंजन पांडे, जो चौथरिया गुट था, इनके पास इनका प्रभाव कुछ कम हो गया। तो खैर, जैसे हमने बताया, गढ़वाल और कुमाऊं आपस में उस समय गुटबाजी में बटे हुए थे और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि कैसे इतनी बड़ी प्रशिक्षित गोरखा सेना ने भैरव लंगूरगढ़ पे तक पहुंच गए 1790 में और कुमाऊं पे तो उन्होंने अधिकार कर ही लिया था, वो गढ़वाल की ओर बढ़ गए थे। कुछ समय के लिए शांति भी रही, लेकिन फिर उन्होंने 1803-4 में युद्ध शुरू कर दिया और 1804 में राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होकर गढ़वाल की जो सत्ता है वो गोरखों के हाथ में चली गई। इसका वर्णन हम गढ़वाल के इतिहास में कर चुके हैं और गोरखों के पास शासन गया तो गोरखों ने अपनी अपनी मर्जी का शासन चलाने लगे।
लगभग डबराल जी ने लिखा है कि उन्होंने गढ़वाल को 84 परगनों में बांटा, वहाँ एक एक सूबेदार नियुक्त किए और वहाँ का प्रशासन देखने लगे। तो गोरखा प्रशासन में मूल बात ये थी कि गोरखा आक्रमण के समय तो बड़े निर्दयी थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने राज्य एक रखा, उन्होंने जो स्थानीय थोकदार थे, फौजदार थे, उनसे अच्छे संबंध किए, मित्रवत किए। अपनी प्रजा का तो गोरखे खूब अच्छे ध्यान रखते थे, लेकिन दुश्मनों के लिए वो बड़े क्रूर थे और दुश्मनों के साथ उन्होंने बड़ी क्रूरता से व्यवहार रखा। तो खैर, जैसा मैं कह चुका हूँ कि गोरखों ने लगभग गढ़वाल कुमाऊं में अपना प्रशासन शुरू किया। लगभग 84 परगने उन्होंने स्थापित किए और स्थानीय जो कमीण थे, सैन्य थे, थोकदार थे, उनसे मिलके भू राजस्व व्यवस्था लागू की। जब उनका शासन आ गया तो एटकिंसन लिखता है कि उन्होंने प्रजा के प्रति कुछ नरम व्यवहार रखा, लेकिन भू राजस्व इत्यादि जो है उन्होंने बड़े निर्दयता से वसूल किया। और कहते हैं कि जो परिवार जो है निश्चित समय पे भू राजस्व नहीं देता था, उनके परिवार के आवाल बच्चों को, स्त्रियों को उठा के गोरखे गुलाम बना देते थे और उनको या तो तिब्बत की मंडी पे जाके बेच देते थे या हरिद्वार में भीमगौड़ा में दास दासियों को नीलाम कर देते थे। और कहते हैं कि 3 साल से 30 साल तक के जो बच्चे थे, आवाल वृद्ध नर नारी, उनको उन्होंने गुलाम बना के भेज दिया। तो जेम्स वेली फ्रेजर का अनुमान है कि गोरखों ने अपने कार्यकाल में लगभग 2 लाख गढ़वालियों को, ये तो गढ़वाल की संख्या कुमाऊं में न जाने आगे कितने थे, इतने दास दासियों को बंदी बनाया और उनको मंडियों में बेच दिया, है ना। और जो हरिद्वार में जो रहते थे, उन दिनों राजा सुरसन शाह भी कनखल में शरण लिए हुए थे, हर्षदेव जोशी भी उधर ही शरण ले रखे थे उन्होंने। तो जो उत्तराखंडी लोग, गढ़वाल कुमाऊं के लोग जो वहाँ पे बिकते थे, वो बड़े दयनीय स्थिति से हर्षदेव जोशी की ओर देखते थे और हर्षदेव जोशी के प्रयासों से बाद में अंग्रेजों ने गोरखों पे आक्रमण किया। इसको मैं आंग्ल गोरखा युद्ध में आगे बताऊंगा क्या क्या किया। तो लूटपाट इत्यादि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए, यद्यपि वो निर्दयी शासक तो थे ही, और उनके शासन को मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी से कम नहीं बता सकते हैं। सिर्फ हिंदू होना ही एक बड़ी बात नहीं थी, हिंदू थे तो मठ मंदिरों तक ही सीमित थे। तो खैर, कहते हैं कि उन्होंने मंदिरों की पूजा इत्यादि सब अच्छी प्रबंधन किया। गाय को, बैल को और ब्राह्मण को, इन 3 की हत्या पे जो है गोरखे सीधे प्राणदंड दे देते थे, इसलिए गौ वध तो खैर हो ही नहीं सकता था। एक कथा आती है कि ठोडी में अमर सिंह थापा के एक भतीजे ने, जिसका नाम संभवतः रुद्रवीर थापा था या कुछ ऐसा था, उसने एक ब्राह्मण को वहाँ फांसी पे लटका दिया और तर्क दिया कि ये ब्राह्मण अपराधी है और ब्राह्मणों का सिर नहीं पूजा जाता है, ब्राह्मणों का पैर पूजे जाते हैं, इसलिए इसके सर को काट दो। तो कटवा दिया सर। तो इससे जो है काजी अमर सिंह थापा बहुत क्रुद्ध हुआ उसी अपने भतीजे से, और कहते हैं कि उसने उसको ठोडी में ही सूली पे चढ़ा दिया, ब्रह्मत्यारा मान के डोठी में सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन अपराधी तो अपराधी है, चाहे कोई किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो। तो एक अशिक्षित कौम ये क्या समझे, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से शासन किया। अब उनके जो न्याय की व्यवस्था थी वो कैसे थी, जैसे खोलती कढ़ाई में हाथ डालो, वहाँ से सिक्के निकालो, जलते हुए दीपक हाथ में रखो, है ना, जलते हुए लकड़ियों के बीच में कूद लगाओ, पर्चियाँ डालो, तब वो सच झूठ का निर्णय करते, न्याय व्यवस्था का निर्णय करते। तो एकदम मतलब जिसको कहेंगे हम एक जाहिल समाज सा निर्णय था गोरखों का, और इस प्रकार से वो न्याय व्यवस्था करते थे। तो इस न्याय व्यवस्था से भी जनता अत्यधिक दुखी हो गई थी, है ना। कई बार निर्दोष लोगों को मारा जाता था। आगे क्या था, खैर गोरखों ने तो मंदिरों में
खासकर मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर हमारे गंगोत्री मंदिर को उन्होंने स्वर्ण कलश चढ़ाया था। बाद में सुना कि तिब्बती उसको चोर के ले गए, और चोर के क्या ले गए कि तब से अशांति है वो तिब्बत हो रखा, तो वहाँ शांति नहीं रही। लेकिन उन्होंने फिर भी उसको तीर्थों को के लिए उन्होंने गूंठ इत्यादि जो पूर्ववर्ती राजाओं की दे रखी थी, गोरखों ने ये किया कि गूंठ भूमि पे नहीं छेड़े। गूंठ का मतलब ये होता है कि जिस जमीन की जो उपज है उस उपज पे निर्धारित कर जो होता है उसको गूंठ कहते हैं, और वो जो है प्रायः मंदिरों में जमा होता था। तो खैर गोरखों ने जैसे जैसे भी अत्याचार किया, हर्षदेव जोशी के माध्यम से अंग्रेजों तक वो बात चलती रही, और लगभग 25 साल तक वो कुमाऊं में रहे और 12 साल वो गढ़वाल में रहे। उनके अत्याचारों की कथाएं चलती रही। और इस समय क्या था, एक बड़ी बात ये थी कि लॉर्ड मोयरा या लॉर्ड हेस्टिंग भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, और उनकी नज़र जो है तिब्बत के व्यापार पे थी, और तिब्बत के लिए सबसे बढ़िया रास्ता उत्तराखंड का था। खासकर जो है जो पूर्वी सीमाएं थी उत्तराखंड की, आदमी डोठी से होते हुए यहाँ से पिथौरागढ़ से और चमोली से जो सीमाएं लगती थी उन पर उनका ज़्यादा ध्यान था। इसीलिए उन्होंने कुमाऊं को और पूर्वी गढ़वाल को अपने पक्ष में लिया। पश्चिमी गढ़वाल दुर्गम क्षेत्र है, तो वो बाद में अंग्रेज़ों ने नहीं लिया। तो ये गोरखों के प्रशासन की सामान्य जानकारियाँ थी। और अन्य आगे की जो मैं वीडियो बताऊंगा वो होगी आंग्ल गोरखा युद्ध, है ना। अंग्रेज़ों ने गोरखों के विरुद्ध जो युद्ध किया उस पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। और इसी के साथ मैं भाग 2 को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।